नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले हम आपको दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की छापेमारी से कैसे सियासत गर्मा गई है, इसके बारे में जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने नामांकन दाखिल करने के बाद कैसे बीजेपी पर निशाना साधा है, ये भी जानकारी देंगे। सीतापुर जेल में बंद एसपी के नेता आजम खान से आखिरकार यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय क्यों मिलने के लिए पहुंचे थे, ये भी बताएंगे। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 को लेकर हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है और इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही राजस्थान चुनाव के प्रचार के दौरान आखिरी दिन क्यों रो पड़ी कांग्रेस की महिला प्रत्याशी, ये भी हम आपको बताएंगे। अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। चुनावी राज्य राजस्थान में अचानक से ईडी की रेड से सियासी पारा चढ़ चुका है। ईडी ने पेपर लीक मामले में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह और डोटासरा के आवास पर छापेमारी की है। साथ ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी नोटिस जारी कर दिया है। इस छापे के बाद से जयपुर से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गर्मा चुकी है। सबसे पहले आप बयान सुनिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। किसी प्रेसिडेंट का नहीं है सवाल, मेरे सन का नहीं है सवाल, है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वहीं मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ के IAS वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है, ये सब संकेत नहीं है। राजस्थान में जिस तरह से राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाते हुए सीरीज ऑफ पेपर लीक हुआ, 1 से लेकर के 19 बार तक लगातार राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए, उसके कारण से राजस्थान के 70 लाख युवा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, उनका भविष्य न केवल अंधकारमय हुआ, अपितु सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था पर से भी प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के युवाओं का और प्रदेश के ऐसे एस्पिरेंट युवाओं के परिवारजनों का विश्वास समाप्त हो गया। तो गहलोत के रुख से स्पष्ट है कि कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को चुनाव से जोड़कर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी इससे गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के रूप में लोगों के सामने पेश करेगी। अब देखना ये होगा कि पार्टियों की ये धींगा मुश्ती या ये घमासान चुनाव में क्या गुल खिलाता है, कितना असर जनता पर डालता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को छिंदवाड़ा में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन से पहले रोड शो करके कमलनाथ ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। कमलनाथ के बेटे हैं सांसद नकुल नाथ, वो भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। नॉमिनेशन के बाद कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता उनका साथ जरूर देगी। सुनिए और क्या कहा इस दौरान कमलनाथ ने। मैंने अभी नामांकन भरा है, मुझे पूरा विश्वास छिंदवाड़ा के और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वह भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। कितने सीट जीतने का लक्ष्य? मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूँ जो ये लक्ष्य बनाता है, ये जीतने की सीटें मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। सर, जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राम भगवान भी काल्पनिक है। देखिए, ये कुछ भी कहें, अंत में मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। वो 9 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। फिलहाल उनके बेटे यहां से सांसद हैं और कमलनाथ दूसरी बार यहां से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। बीजेपी के बड़े नेता बार बार छिंदवाड़ा के दौरे करके उनके किले को भेदने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होगा। उधर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जो गुरुवार को 26 अक्टूबर को सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उन्हें प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी और वो बिना मिले ही वापस लौट आए। अजय राय ने आरोप ये लगाया है कि पुलिस प्रशासन और योगी सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दिया। और क्या आरोप लगाया गया है अजय राय की तरफ से, सुनिए।
यहाँ जेल आएंगे, क्या कुछ यहाँ पे हुआ? नहीं, हम लोगों ने जो जेल की औपचारिकता थी उसकी पूरी चीज़ें करा दी गई थी, सारी चीज़ें करा रखी थी। कल हम लोगों ने एप्लीकेशन भी भेज दिया था जेल मैनुअल के अनुसार, और वहाँ से अपने यहाँ से कार्यालय से मेल भी करा दिया था, और सब औपचारिकता पूर्ण करने के बाद हम लोग आज यहाँ आए। यहाँ पे जेल प्रशासन ने कहा कि आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप ये समझिए कि हम सब लोग ने जब सारी कार्रवाई करके हम लोग आए, ये जानबूझकर प्रदेश सरकार के दबाव में ये जेल प्रशासन हम लोगों को आजम खान साहब से मिलने नहीं दे रहा है, उनको प्रताड़ना की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। दरअसल इस मुलाकात के पीछे बड़ी सियासी वजह है। कांग्रेस इसके लिए मुस्लिम समुदाय में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। खास तौर पर 2024 को लेकर यूपी में इस कदम के जरिए कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का ये चुनावी पैंतरा मुसलमानों में कितना अपना असर छोड़ पाता है। आम आदमी पार्टी के एक और ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की मुश्किलें उसके बाद बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने कहा है कि 2024 में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी की लड़ने की तैयारी है। साथ ही 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने दम पर किसी से चुनाव लड़ने वाली है और कोई भी गठबंधन आम आदमी पार्टी नहीं करने जा रही। सुनिए सुशील गुप्ता के बाद कैसे इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा अध्यक्ष और फ्रंटल विंग्स के हमारे सारे प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग जींद के अंदर हुई है। जींद के अंदर हमने विचार विमर्श किया कि संगठन को कैसे मजबूत करेंगे। 2024 के अंदर जो चुनाव लड़ना उसकी मजबूती की बात है। 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। 2024 का चुनाव लोकसभा की 10 सीटों की हमारी तैयारी है और 90 की 90 विधानसभा सीटों की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान से इंडिया गठबंधन में दरार और बढ़ सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी इससे पहले लगातार कहती आ रही है कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव को लेकर ही आम आदमी पार्टी का ये ऐलान और ज्यादा चौंकाने वाला है। ऐसे में बीजेपी को विपक्ष पर हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा। बीजेपी शुरू से ही इंडिया गठबंधन के दावों पर सवाल खड़े करती आ रही है। चुनावी मौसम में उम्मीदवार अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कोई हथकंडा अपनाने से बाज नहीं आ रहे। चंदा जमा करके चुनावों का खर्च जुटाने से लेकर रोने धोने तक चुनाव के दौरान इस तरह की तमाम खबरें सामने आ ही रही हैं। ऐसे में एक और मामला आया है राजस्थान से, जहां चुनाव प्रचार के दौरान जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा भावुक हो गई थी। उनके आंसू बहने लगे। वो बोल नहीं पाई ज्यादा इमोशनल होने की वजह से। अर्चना शर्मा के भावुक होते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत संभाला, उनके हाथ से माइक ले लिया। अर्चना शर्मा ने अपने हाथों से अपने मुंह को ढका हुआ था, उनके आंसू बह रहे थे। उन्हें रोता हुआ देखकर कार्यकर्ताओं ने भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी थी और इस बार कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि आपको जिता कर रहेंगे। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि रोने से वोट अगर मिलते तो वो पहले ही जीत जाते। जैसे काम नहीं चलेगा, विकास के काम करवाने पड़ते हैं और पिछले 5 साल में उनकी सरकार थी। यदि वो चाहती तो हारने के बाद भी वहाँ पर काम करवा सकती थी, पर उन्होंने काम कराने का काम नहीं किया। विकास के काम कहीं हो रहे थे तो उनको रोके जाने का काम किया और ये काम किया उन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कांग्रेस के इनके सामने जो टिकट मांग रहे थे, महेश शर्मा, राजीव अरोड़ा, कमल शर्मा, कृष्ण कुमार हरिद्वाल, इन सब ने ये कहा है कि ये पट्टों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, पैसे खाए। इन्होंने जो किसी का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया तो उसमें इनकी बंदी हुई थी। तो आपको बता दें कि अर्चना शर्मा इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और दोनों ही बार उनकी हार हुई थी। अर्चना के पति सोमेंद्र शर्मा के भी चुनाव लड़े जाने की खबर है, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी, वो भी जीत नहीं पाए थे। अर्चना के लिए इस बार में मुश्किलें कम नहीं होने जा रही। उम्मीदवार के भावुक हो जाने का कई बार इसका सकारात्मक असर भी लोगों में पड़ता है। लोगों के मन में सहानुभूति पैदा हो जाती है और चुनावी माहौल पक्ष में बन जाता है। अब अर्चना शर्मा के साथ ऐसा होता है या नहीं, ये देखना होगा। अब चलते हैं कुछ और बड़ी और अहम खबरों की ओर। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी निशा बांगरे का चुनाव लड़ने की हसरत इस बार पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए निशा ने एसडीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफा मंजूर होने में इतना वक्त लग गया कि कांग्रेस ने सीट से अपने उम्मीदवार का नाम
घोषित कर दिया है। बुधवार को निशा ने कहा था कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेंगी, लेकिन गुरुवार को कमलनाथ से मुलाकात के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। निशा ने अब कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन जनता की सेवा जरूर करेंगी। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।